बढ़िया। चलो वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक लेक्चर में अपन ने कल वर्क की बेसिक थ्योरी सीखी थी कि अपने फिजिक्स में वर्क का क्या मतलब है, मैकेनिकल वर्क, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क, वर्क कैसे निकालते हैं, है ना, वर्क जीरो कब कब हो सकता है, वर्क पॉजिटिव कब होगा, वर्क नेगेटिव कब होगा, ये सब बातें हमने सीख ली थी। तो मतलब वर्क जीरो आएगा जब या तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री हो, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट ही ना हो रहा हो। वर्क पॉजिटिव होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल एक्यूट हो, वर्क नेगेटिव होगा जब वो एंगल ऑब्ट्यूज हो। और अपन ने बेसिक सा एक फॉर्मूला सीखा था वर्क का कि डी डब्ल्यू की टर्म में लिखा था, फिर उसे इंटीग्रेट कर लिया था कि किसी भी फोर्स का वर्क निकालना हो, किसी भी फोर्स का किसी भी ड्यूरेशन में, तो उसको मैं लिख सकता हूँ एफ डॉट डी एस, उसका इंटीग्रेशन। तो वर्क डन कैन बी रिटन एज एफ डॉट डी एस, दिस इज वर्क डन बाय अ फोर्स। किसी भी डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको मैं एफ डॉट डी एस लिख सकता हूँ। यहीं से एक और चीज जान लो कि अगर मैं एफ एक्स ग्राफ बनाता हूँ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाता हूँ, किसका ग्राफ है ये, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो इस मान लो कोई सा भी प्लॉट से स्ट्रेट लाइन प्लॉट, तो यहां से यहां तक इसके नीचे का जो एरिया मिलेगा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ, किसी भी ग्राफ के नीचे का एरिया क्या दिखाता है, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। तो ये एरिया भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ये भी रिप्रेजेंट करेगा इंटीग्रेशन वाई, वाई पे क्या है एफ इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, है ना। और ये क्या लिखा हुआ है, वर्क, ये क्या लिखा हुआ है, वर्क। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे का जो एरिया आता है वो क्या दिखाता है, वर्क डन। तो वर्क डन को ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि आपको अगर फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ दिया हुआ है तो उस ग्राफ का एरिया होगा वर्क डन। ठीक, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। और मैंने आपको एक चीज ऐसे हिंट दी है कि वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वहां से आप ये भी सोच सकते हैं यही वर्क डन जो आएगा वो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर के इक्वल भी इसको लिखा जा सकता है। जल्दी से इस चीज को नोट कर लीजिए। तो वर्क डन का फॉर्मूला है एफ डॉट डी एस। है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपने को ऐसे ही पता होने चाहिए। जैसे पहला, वर्क डन ना हमेशा एक इंटरवल के लिए डिफाइन होता है, किसी भी इंस्टेंट का वर्क डन कोई सेंस नहीं है। जो डी डब्ल्यू कैलकुलेट किया था ना वो भी डीएस इंटरवल के लिए था, डीएस डिस्प्लेसमेंट के लिए था। किसी इंस्टेंट पे वर्क डन कहना ये सेंसलेस है ना। देयर इज नथिंग लाइक इंस्टेंटेनियस वर्क। कहते हैं वर्क इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल, वर्क इज ऑलवेज डिफाइंड, साथ साथ लिखते चलो, फॉर एन इंटरवल। वर्क हमेशा एक इंटरवल के लिए डिफाइन होता है, चाहे वो टाइम का इंटरवल हो या वो डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल हो। वर्क डन इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल। देयर इज नथिंग लाइक इंस्टेंटेनियस वर्क। इंस्टेंटेनियस वर्क नाम की कोई चीज नहीं होती है, वर्क हमेशा इंटरवल के लिए डिफाइन होता है। साथ साथ लिखेंगे, ठीक, पहली चीज। दूसरा, ये सिर्फ किन चीजों पर डिपेंड करता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे। देखो ध्यान से, टाइप ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करता भाई। अगर सेम फोर्स के कारण अगर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, वो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट स्पीड से हुआ या वेरिएबल स्पीड से हुआ या उसकी वेलोसिटी का क्या फंक्शन था, इन चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा कि पार्टिकल की मोशन कैसी हुई, है ना। वर्क डन बाय अ फोर्स for a particular displacement does not depend on type of motion.
मोशन की टाइप पे डिपेंड नहीं करता है कि मोशन स्ट्रेट लाइन है, सॉरी कि मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से हुई या वेलोसिटी चेंज हो रही थी, उतना डिस्प्लेसमेंट अगर हुआ है तो उसका वर्क डन अपन सिंपल एफ डॉट डी एस लिख सकते हैं, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। तो इंस्टेंटेनियस वर्क नाम की कोई चीज नहीं होती है और ये टाइप ऑफ मोशन पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर सेम डिस्प्लेसमेंट हुआ है और सेम फोर्स है तो वर्क डन अपने को सेम मिलेगा उस पार्टिकुलर फोर्स का। ठीक, अगली चीज, इफ मोर देन वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल पे एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, तो ये अपन ने पहले भी एक बार लिया है पीछे कि एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं तो जो टोटल वर्क डन होगा ना, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं तो सारे फोर्सेस का टोटल वर्क डन क्या होगा, उसको लिखेंगे एफ नेट डॉट डी एस। क्या लिखेंगे, एफ नेट डॉट डी एस। और एफ नेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो फोर्सेस हैं सबके साथ F1 plus F2 plus F3 and so on डॉट डी एस, और सबको ओपन कर लो। ये क्या बना, F1 वेक्टर डॉट डी एस प्लस F2 वेक्टर डॉट डी एस प्लस F3 वेक्टर डॉट डी एस एंड सो ऑन। तो ये क्या लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय फोर्स 1 ये क्या लिखा हुआ है, वर्क डन बाय फोर्स 2, वर्क डन बाय फोर्स 3 एंड सो ऑन। सो अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं तो जो टोटल वर्क डन आता है वो सारे फोर्सेस के वर्क डन का सम होता है। तो क्या होता है, सारे फोर्सेस का वर्क डन का सम होता है साइन के साथ, जिसका वर्क डन पॉजिटिव उसको पॉजिटिव लेंगे, जिसका वर्क डन नेगेटिव उसको नेगेटिव लेंगे। है ना, सिंपल सी बात है, हर किसी के लिए सेपरेट। जैसे फोर्स भी अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों में है तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वर्क डन अलग निकाल सकते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग वर्क डन अलग निकाल सकते हैं, जेड एक्सिस के लॉन्ग वर्क डन अलग निकाल सकते हैं। अपन फोर्स को 3 कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है तो एक्स वाले फोर्स का वर्क एक्स वाले डिस्प्लेसमेंट के साथ, वाई वाले का वाई वाले के साथ, जेड वाले का जेड वाले के साथ। अभी इसके सवाल करेंगे, बस ये भी बताया आपको कि अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं तो टोटल वर्क डन होगा सारे फोर्सेस के वर्क डन का सम, मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू सबका वर्क एक एक करके लिख लेंगे। और ये जो फाइनल आएगा ना टोटल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा अलग से वर्क एनर्जी थ्योरम के फॉर्म में, बट साथ साथ मैं आपको बताता भी चल रहा हूँ। ये अपन ने प्रूव किया था कि अगर सारे फोर्सेस लग रहे हो तो उनका वर्क डन भी क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अब अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्सेस के वर्क डन सीखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला और सबसे सिंपल है अपना कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो क्या होगा, है ना। तो पहला वाला, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का क्या मतलब, कांस्टेंट फोर्स का मतलब एफ वेक्टर कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, एंड कांस्टेंट फोर्स का मतलब फोर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट है और हमें उसका वर्क कैलकुलेट, फॉर्मूला तो अपने को पता है, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस होता है। अब सुनो मेरी बात, फोर्स वेक्टर कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट के बारे में अपने क्या जानते हैं, वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है, एफ इंटीग्रेशन डी एस आ जाएगा, एफ इंटीग्रेशन डीएक्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन डीएस क्या होगा, डीएस क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं कहूं इंटीग्रेशन डीएस क्या होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डॉट डेल्टा एस। व्हाट इज डेल्टा एस, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो एक कांस्टेंट फोर्स का वर्क अपन सीधा लिख सकते हैं एफ डॉट डेल्टा एस, और क्योंकि एफ कांस्टेंट है और डेल्टा एस हम निकाल सकते हैं तो इसको मैं सीधा ये भी लिख सकता हूँ एफ इंटू डेल्टा एस या एस कॉस थीटा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल एफ इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा। तो बहुत सारे काम तो अपने कांस्टेंट फोर्स से ही हो जाएंगे।
अगर हमारे पास कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है तो एफ डॉट डेल्टा एस या एफ डॉट एस से अपन वर्क निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल है ना, सबसे पहले मैं वेक्टर फॉर्म में ही लेता हूँ कि आपको मान लो फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, ये अपन ने डॉट प्रोडक्ट में क्वेश्चंस किए थे, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन, ये फोर्स है। पार्टिकल moves from 2,1,3 मीटर to 1,2,4 मीटर। पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव होता है, 2,1,3 मीटर से 1,2,4 मीटर तक, और ये पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स। आपसे कहते हैं फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स, इस फोर्स का वर्क डन बताइए, जल्दी से बताइए। ये अपन डॉट प्रोडक्ट में ही सीख चुके हैं एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चंस करना। आपको इनिशियल पोजीशन पता है, आपको फाइनल पोजीशन पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालिए और एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट कीजिए। जीरो आ रहा है, पता नहीं आ रहा हो, मुझे नहीं पता। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखूं तो ये होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। मैंने जीरो सोच के दिया नहीं था वैसे। ये माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये फोर्स है। तो वर्क डन को मैं लिखूंगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, 2 माइनस 3 प्लस 5, तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप डॉट -1 -1 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं। तो वर्क डन कैलकुलेट करें तो आप जानते हो एक्स वालों को एक्स वाले के साथ, -2 -3 प्लस 5, तो वर्क डन कितना आ गया, 0। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए वर्क डन कितना आया, 0। बिल्कुल सही सॉल्व किया था आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, गुड। वर्क डन इज 0, है ना। आई थिंक ऐसे क्वेश्चन और करने की अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को ये करना ऑलरेडी आता है। अगर ऐसा वेक्टर फॉर्म में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया है तो हम उसका वर्क निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, है ना। चलो, क्वेश्चन क्या है ना, ये इंक्लाइन प्लेन है जो फिक्स है और ये रफ भी है। एक ब्लॉक, m मास का ब्लॉक यहां से स्लाइड होके नीचे आता है और अपने को फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दे रखा है। ये इनिशियल है और ये फाइनल है और ये एंगल थीटा है और इंक्लाइन प्लेन की लेंथ l दे रखी है, ये लेंथ l है। ब्लॉक स्लाइड्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ब्लॉक कहां से कहां स्लाइड होता है, इनिशियल से फाइनल। कैसे स्लाइड होता है ये अपने को नहीं दे रखा है ना, कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है कि एक्सीलरेटेड मोशन है, मुझे नहीं पता। बस आपको ये पता है कि ब्लॉक ए से इनिशियल से फाइनल तक स्लाइड होकर नीचे आ रहा है। तो आपसे पूछा गया है, म्यू पता है आपको, एम पता है और थीटा पता है और ये इंक्लाइन प्लेन की लेंथ पता है। तो आपसे पूछा गया है इस पर कौन कौन से फोर्स आएंगे, एम जी, और कौन सा फोर्स आएगा, नॉर्मल, और कौन सा फोर्स आएगा, फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय एम जी क्या होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा। आपको आंसर चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट का टाइम है, सोचो फिर मैं बताऊंगा।
आंसर चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, सोचो फिर मैं बताऊंगा। तो मैं पहले आंसर लिख रहा हूँ, बताना कितने लोगों का आंसर सही था और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। mg का वर्क आएगा प्लस mgl साइन थीटा, नॉर्मल का वर्क आएगा 0 और फ्रिक्शन का वर्क आएगा म्यू mgl cos थीटा। ये आंसर सही है। कितने लोगों के आगे भाई यही आंसर सही सही? फर्स्ट एंड सेकंड सही था, ठीक है चलो गुड, बहुत सही। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान, सबसे पहले तो मैं एक एक करके सारे फोर्सेस का वर्क निकालूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें काफी चीजें मैं समझा देता हूँ एक बार, ध्यान से देखिए। ठीक ठीक, अब लिखने की जरूरत नहीं। ये एंगल थीटा है, ये एल है, तो ये लेंथ क्या होगी? एल कॉस थीटा। ये लेंथ क्या होगी? एल साइन थीटा। मतलब यहाँ से वर्टिकली कितना नीचे आया? एल साइन थीटा। आगे कितना गया? एल कॉस थीटा। ब्लॉक यहाँ से यहाँ आया ना, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये एल साइन थीटा नीचे गया और एल कॉस थीटा आगे गया। दिस डिस्प्लेसमेंट प्लस दिस डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड एल साइन थीटा और आगे की तरफ एल कॉस थीटा। ठीक, फिर देखो मैं mg का वर्क कैलकुलेट कर रहा हूँ। mg एक कांस्टेंट फोर्स है ना, ये अपन सब लोग जानते हैं। mg कैसा फोर्स है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क अपन कैसे निकाल सकते हैं? सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकाल सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो दो तरीके हैं, मैंने आपको बताया था ना दो मेथड्स, या तो फोर्स का कंपोनेंट लो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लो फोर्स की डायरेक्शन। तो अपन एक काम करते हैं, ये मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइन प्लेन के अलोंग हुआ है। अभी अपन mg का वर्क निकाल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है? इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। और फोर्स लग रहा है इधर ना। तो एक मेथड तो क्या है कि ये एंगल अगर थीटा है ना, तो ये एंगल कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। एक मेथड तो क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू ये कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा आ जाएगा। दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। पहला मेथड क्या है? एफ डॉट डी एस से। ये रहा फोर्स वेक्टर, ये रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, और ये रहा उनके बीच का एंगल। तो यहाँ से एक मेथड से वर्क क्या निकाल सकते हैं? सीधा वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स कितना है? mg इंटू डिस्प्लेसमेंट है l, और ये थीटा 90 माइनस थीटा है बेटा, so it is cos 90 minus theta which is sin theta, so it is mgl sin theta। ये एक तरीका हुआ। इससे बेटर तरीका देखना, मैंने एक चीज सिखाई थी कि डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले सकते हैं फोर्स की डायरेक्शन वर्क के लिए। ये भी लिख सकते हैं ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का पैरेलल कंपोनेंट। डिस्प्लेसमेंट का पैरेलल कंपोनेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू फोर्स है। अब जरा सोचिए, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट अगर L है तो पैरेलल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना है? L sin थीटा। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय पैरेलल डिस्प्लेसमेंट हो गया काम, mg इंटू L sin थीटा। यहाँ क्या किया? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय पैरेलल डिस्प्लेसमेंट। और ऐसे भी लिख सकते थे mg का वर्क इक्वल टू फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या लिख सकते थे? फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये रहा, इसके लॉन्ग फोर्स कितना था? mg का ये कंपोनेंट प्लेन के लॉन्ग mg sin थीटा, so it is mg sin theta into l, so it is mg l sin theta। है ना, तीनों मेथड करो एक ही बात है ना, जो आपको आसान लगे वो बेटर है। मुझे तो पता नहीं क्यों सबसे आसान दूसरा वाला लगता है। mg का वर्क निकालने के लिए मैं सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं, क्योंकि mg इज ऑलवेज अ वर्टिकल फोर्स। mg हमेशा कैसा फोर्स होता है? वर्टिकल। तो मैं mg का वर्क हमेशा कैसे निकालना रिकमेंड करता हूँ? फोर्स इनटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि mg कैसा फोर्स है? वर्टिकल फोर्स। तो मैं हमेशा mg का वर्क कैसे निकालने को कहता हूँ कि mg इंटू डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट, सीधा mg का वर्क। बाकी आप कैसे भी करो एक ही बात है, ये मैंने प्रूव कर दिया। जल्दी से लिखिए, कोई डाउट किसी को?
मैंने तीनों तरीके से करके बता दिया। मेन फॉर्मूले से यहाँ मैंने डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लिया फोर्स के पैरेलल, यहाँ मैंने फोर्स का कंपोनेंट लिया डिस्प्लेसमेंट के, एक ही बात है। एफ डॉट ऐसा मतलब यही है। आसान क्या है, mg एक ऐसा फोर्स है जिसके बारे में हम हमेशा जानते हैं कि कांस्टेंट ही होगा। तो अगर mg हमेशा कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी हमें हमेशा पता होती है, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत ही आसान होता है। सीधा mg का वर्क लिखेंगे, mg इंटू पार्टिकल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जो वर्टिकली कितना नीचे है। तो mg का वर्क सीधा यही लिखा करेंगे, फोर्स इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। और सुनो, पार्टिकल नीचे आएगा तो mg का वर्क पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ नीचे आया, पार्टिकल ऊपर जाएगा तो mg का वर्क नेगेटिव होगा। पार्टिकल नीचे आया तो mg का वर्क पॉजिटिव, पार्टिकल ऊपर गया तो mg का वर्क नेगेटिव। क्यों? क्योंकि mg का है कहाँ, नीचे। तो अगर नीचे डिस्प्लेसमेंट तो वर्क पॉजिटिव, अगर ऊपर डिस्प्लेसमेंट तो वर्क नेगेटिव mg का, है ना। तो पहला पार्ट तो आसान था। दूसरा, नॉर्मल का वर्क डन जीरो होगा भैया। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है। हमेशा कैसा है नॉर्मल रिएक्शन? सरफेस के परपेंडिकुलर। और मोशन कैसी हो रही है? ब्लॉक की एक्चुअल मोशन सरफेस से पैरेलल। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा 90 डिग्री पे है, तो वर्क डन क्या आएगा? जीरो। दूसरा पार्ट भी आसान था। और तीसरा पार्ट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इस पे कहाँ लगेगा भाई? तो ब्लॉक नीचे स्लाइड हो रहा है ना, तो पीछे की तरफ लगेगा। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है। तो देयर विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन एंड इट्स वैल्यू विल बी म्यू mg cos थीटा। क्या होता है? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एन, तो नॉर्मल कितना है? म्यू mg। तो फोर्स पीछे, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? पीछे, और डिस्प्लेसमेंट आगे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या आएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना चला फोर्स के लो? एल आगे, डिस्प्ले फोर्स पीछे की तरफ पीछे। तो यहाँ का फ्रिक्शन का वर्क आ गया माइनस म्यू mgl cos थीटा। पार्टिकल आगे गया या बॉडी आगे गई और उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगा, ये रहा फ्रिक्शन का वर्क माइनस म्यू mgl cos थीटा। ये तीनों के वर्क अपन ने कैलकुलेट कर लिए। जल्दी से इसको लिख लीजिए, 20 सेकंड दे रहा हूँ, आई थिंक आपने लिख भी लिया होगा। अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसी हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ऐसी हेमिस्फेरिकल कोई सरफेस है, हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, ये इसका सेंटर है। यहां से एक ब्लॉक को रिलीज किया, स्मूथ है भाई, है ना, सरफेस अभी स्मूथ है। स्मूथ ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से रिलीज हुआ और जब तक यहाँ पहुंचा, है ना, यहाँ पहुंचा है, तो इसको अपन इनिशियल मान रहे हैं, इसको अपन फाइनल मान रहे हैं। तो इस पे कौन कौन से फोर्स लगे? mg और नॉर्मल। तो अपने को बताना है फाइंड वर्क डन बाय mg एंड वर्क डन बाय नॉर्मल। इस हेमिस्फेरिकल सरफेस में इसको यहाँ से रिलीज किया और ये स्लाइड होके यहाँ तक आया, तो हमें ये बताना है कि इस पे mg और नॉर्मल का वर्क क्या। सीधे ही बता सकते हैं, सोचो। mg का वर्क तो कैसे देखेंगे? वर्टिकली कितना नीचे आया भैया? यहाँ से यहाँ आ गया, तो वर्टिकली कितना नीचे आया? r। तो वर्क डन बाय mg नीचे आया ना, तो प्लस mg यार। कितना आएगा mg का वर्क डन? प्लस mg आर। क्यों? क्योंकि वर्टिकली कितना नीचे आया? r। कर्व से हमें कोई मतलब नहीं है। एंड वर्क डन बाय नॉर्मल, भाई डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। यहाँ से यहाँ आया एक्चुअली में, नीचे कितना आया? r। और नॉर्मल का वर्क डन जीरो। क्यों? क्योंकि नॉर्मल पूरे रास्ते बेटा, देखो डायरेक्शन तो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन नॉर्मल पूरे रास्ते हर जगह इस पे सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा। हर बार जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इंक्लाइन पे, इस सरफेस पे कहीं भी जा रहा होगा, यहाँ होगा ना तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, नॉर्मल इस तरफ। यहाँ होगा तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, नॉर्मल इस तरफ।
हर जगह नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियल होगा। कर्व पे डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? हमेशा टेंजेंशियल होगा, और नॉर्मल हमेशा रेडियल होगा, तो इनके बीच का एंगल हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय mg इज प्लस mgr एंड वर्क डन बाय नॉर्मल इज 0। ठीक है, तो सोच के देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ब्लॉक नीचे आएगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, फिर अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप कह सकते हो कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ऐसे ही सिखा रहा हूँ, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो रिलीज किया तो ये पहले 0 था, नॉर्मल का वर्क कितना हो गया? 0। तो mg का वर्क कितना है? mgr इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। भाई जो भी वर्क हुआ वो कहाँ गया? ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में। तो ब्लॉक की स्पीड कितनी हो जाएगी? √2gr। जब ये ब्लॉक बॉटम पे पहुंचेगा तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? √2gr। कैसे निकालना कि भाई दो ही फोर्स लग रहे हैं, दोनों ने जो भी वर्क किया वो वर्क गया कहाँ? तो वर्क कहाँ गया? ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में, है ना। कोई दिक्कत किसी को? जल्दी लिखिए, 30 सेकेंड है। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हर जगह डिफरेंट डिफरेंट आएगी, हर पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन डिफरेंट होगा, लेकिन उसका वर्क डन 0 होगा, क्योंकि हमेशा वो कैसा है? सरफेस के डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। मैंने अभी तक ये कभी नहीं कहा है कि नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0 होता है। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0 है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन हमेशा 0 होता है, याद रखना। तो ये मत बोल देना सर आपने कहा था कि नॉर्मल का वर्क हमेशा 0 होता है। नहीं, नॉर्मल का वर्क इस केस में 0 है। अगला क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है। एक इंक्लाइन प्लेन है, थीटा एंगल वाला। इंक्लाइन प्लेन वाले सवाल बढ़िया होते ही हैं, जानते हो। इसके ऊपर एक ब्लॉक है ना भाई, m मास का, रफ है इंक्लाइन सरफेस, दिस इंक्लाइन प्लेन इज रफ, म्यू नहीं दे रखा, और इसको ना कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं। तो t टाइम बाद कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच के ले गए और ये कुछ टाइम बाद यहाँ पहुंच गया, है ना। कितना आगे मूव किया होगा? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू vt। नहीं, ये मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ये भी अपने को दिया नहीं होगा। इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं, it is moved with constant velocity v such that block is in equilibrium, वो भी रेस्ट मान लो, ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन। मतलब ब्लॉक ने इंक्लाइन पे वहीं रखा हुआ है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा इंक्लाइन पे, इंक्लाइन पे ही रखा हुआ है, ब्लॉक इंक्लाइन के साथ साथ आगे जा रहा है ना। वी कॉन्स फ्रिक्शन है, ऐसा हो सकता है ना, फ्रिक्शन ने mg sin थीटा को बैलेंस कर दिया हो विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन। तो इस पे कौन कौन से फोर्स हैं? mg, नॉर्मल और फ्रिक्शन। तो आपसे पूछा है फाइंड वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय नॉर्मल एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तीन फोर्स है, तीनों के वर्क पूछे। अगर x आगे गया है vt टाइम पे, x की वैल्यू में भी निकाल सकते हो, एक ही बात है, x को vt रख देना, कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं, तो फाइंड वर्क डन बाय mg, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन इन टाइम t। टाइम t में इनका वर्क बता, सॉल्व कीजिए सब लोग। इंक्लाइन प्लेन को कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे लेके जा रहे हैं, t टाइम तक लेके गए तो vt आगे लेके गए होंगे, तो उस ड्यूरेशन में mg का वर्क क्या होगा, नॉर्मल का वर्क क्या होगा, फ्रिक्शन का वर्क क्या
और हमसे ये कह दिया है कि ब्लॉक जो है वो इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो उसी जगह रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन। सॉल्व कीजिए, 1 मिनट का टाइम है, फिर मैं बताऊंगा। आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। कि अपने को mg का वर्क बताना है, नॉर्मल का वर्क बताना है और फ्रिक्शन का वर्क बताना है। तो सबसे पहले तो एक बार इसका बीडी बना लेते हैं। क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा, सॉरी मतलब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 होगा। तो अगर ब्लॉक पे फोर्सेस बनाए जाए तो इधर की तरफ mg आएगा, इधर की तरफ नॉर्मल आएगा और पीछे की तरफ फ्रिक्शन आएगा, है ना। और क्योंकि ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है, ब्लॉक का ग्राउंड की फ्रेम से भी देखें तो ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ब्लॉक पे सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे। इसका मतलब जो फ्रिक्शन होगा उसकी वैल्यू mg sin थीटा के इक्वल होगी और जो नॉर्मल होगा उसकी वैल्यू mg cos थीटा के इक्वल, है ना। फ्रिक्शन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को नॉर्मल ने बैलेंस किया होगा और फ्रिक्शन के पैरेलल mg के पैरेलल कंपोनेंट को फ्रिक्शन ने बैलेंस किया। ये फोर्सेस अपने पास आ गए। ध्यान देना, अभी डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अपने को फ्रिक्शन नॉर्मल की वैल्यू पता है, mg की वैल्यू तो पता चली गई। अब ध्यान से देखो, मैं फोर्सेस का वर्क कैलकुलेट करूँ, ये आगे गया है ना, आगे, तो mg का वर्क, तो भाई बताओ mg का वर्क क्या होगा, mg का वर्क क्या होगा, 0। गुड, mg का वर्क क्या होगा, 0। बहुत ही बढ़िया। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हुआ है और फोर्स कैसा है, वर्टिकल, सो वर्क डन बाय mg इज 0। नॉर्मल का वर्क पता है कैसे लिखेंगे, इस बार नॉर्मल का वर्क 0 नहीं है, क्योंकि क्या ये एंगल 0 दिख रहा है आपको, 90 दिख रहा है, नहीं। नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो नॉर्मल का वर्क आएगा, देयर विल बी वर्क डन बाय नॉर्मल। वही दो तरीके निकालने के, या तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ले लो नॉर्मल की तरफ, या नॉर्मल का कंपोनेंट ले लो डिस्प्लेसमेंट की तरफ। वैसे ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये एंगल आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर आप नॉर्मल का वर्क निकालना चाहते हो तो ये आएगा नॉर्मल इंटू एक्स इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा विच इज साइन थीटा, so it is nx sin theta, x is vt, so it is nvt sin theta, और n की वैल्यू आप जानते हो कितनी है, mg cos theta, so it is mgvt sin theta cos theta. This is work done by normal, mgx sin theta cos theta या mgvt sin theta cos theta। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका ये भी था कि डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकाल लेते इधर की तरफ नॉर्मल के लोग, तो वो क्या आता, mg sin theta, सॉरी एक्स साइन थीटा, तो mg cos थीटा इंटू एक्स साइन थीटा, एक ही बात। कितने लोगों ने नॉर्मल का वर्क सही निकाला था, कितने लोगों ने नॉर्मल का वर्क सही निकाला था, गुड, प्रियांशु ने सही निकाला था। अब बचा फ्रिक्शन का वर्क, गुड, विकास का भी सही था, बढ़िया, और भी लोगों का सही होगा। चलो आगे चलते हैं। फ्रिक्शन का वर्क, वापस वही कहानी, फ्रिक्शन का वर्क निकालना है तो ये रहा फ्रिक्शन फोर्स और ये रहा डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखिए डायग्राम, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है फ्रिक्शन, है ना। और आपको एंगल कौन से पता है, तो आपको ये एंगल पता है थीटा, तो आपको ये एंगल पता है थीटा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री माइनस थीटा। कितना है, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो जब मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखूंगा तो इट विल बी फ्रिक्शन इनटू एक्स इनटू कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और ये, अच्छा ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक काइनेटिक, ये फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक, गुड, है ना। क्यों? क्योंकि ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है टेबल पे, ब्लॉक इज नॉट स्लिपिंग ऑन द टेबल, ब्लॉक इज नॉट स्लिपिंग ऑन द टेबल, इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रिक्शन की वैल्यू तो हमें पता ही है, mg को बैलेंस कर रहा है वो, mg sin थीटा इंटू एक्स, एक्स को क्या लिखा,
VT। और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। देखो कितना आया, माइनस mg साइन थीटा cos थीटा इंटू VT, माइनस mg साइन थीटा इंटू cos थीटा इंटू VT। अब एक चीज और ध्यान से सुनना, मैं ये तो बता दिया, तीन फोर्सेस थे, मैंने तीनों के वर्क निकाल लिए। mg का वर्क 0, नॉर्मल का वर्क ये रहा, फ्रिक्शन का वर्क ये रहा। मैं कहूँ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तीनों को सम करो, जितना वर्क नॉर्मल का पॉजिटिव है उतना ही वर्क फ्रिक्शन का नेगेटिव है, 0। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कितना है? 0। सारे फोर्सेस के वर्क का अगर मैं यहाँ सम कर दूं, सम कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, डेल्टा के इज 0, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। अपनी बात प्रूफ हो गई कि क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है इसीलिए नेटवर्क 0 आना चाहिए था। नेटवर्क क्या आना चाहिए था? 0। देखो 0 आ गया, और नेटवर्क 0 आ गया, इसका मतलब इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये ब्लॉक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा, और यही क्वेश्चन में कहा था कि ब्लॉक इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। और हमने ये प्रूव भी कर दिया, हमने तो सारे फोर्सेस का वर्क सेपरेटली कैलकुलेट किया, और फिर हमने कहा कि सबका सम 0 आ रहा है। हेंस प्रूव्ड। प्रूव्ड क्या? अपना वर्क एनर्जी थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि इस पे नेट वर्क डन 0 है। देखो इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क डन है, नॉर्मल का वर्क अलग है, फ्रिक्शन का वर्क अलग है, टोटल वर्क डन 0। टोटल वर्क डन 0, इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क है, मतलब नॉर्मल उस पर पॉजिटिव वर्क कर रहा है, फ्रिक्शन उस पर नेगेटिव वर्क कर रहा है ना। चलिए 30 सेकेंड दे रहा हूँ, कोई लिख रहा हो तो लिख लो। ठीक, अगला क्वेश्चन। एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक धागे से, मासलेस स्ट्रिंग है, धागे से एक ब्लॉक लगी हुई है, आइडियल स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग, और लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन a से। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a which is constant। लिफ्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रही है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड वर्क डन बाय mg। नॉर्मल तो आएगा नहीं, mg और टेंशन आएगा। फाइंड वर्क डन बाय mg एंड वर्क डन बाय टेंशन फॉर अ displacement x of the lift। Find work done by mg and work done by tension on the block। ब्लॉक पे वर्क डन निकालना है। फाइंड वर्क डन बाय mg and work done by tension on the block for a displacement x of the lift। बताइए, बिल्कुल सिंपल सवाल है। पहले तो हमें टेंशन निकालनी पड़ेगी, टेंशन तो पता ही नहीं है हमें। टेंशन इधर है, mg नीचे है, जो पीछे सीखा वो आगे तो यूज होगा ही ना, और ये ऊपर a से जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू ma। एक तो टेंशन की वैल्यू आ गई, m इंटू जी प्लस ए, ऊपर की तरफ है टेंशन, mg नीचे है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ? ऊपर की तरफ x। बिल्कुल सिंपल सवाल। तो वर्क डन बाय mg नेगेटिव है भाई, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, माइनस mg x। वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो t इंटू एक्स, दैट इज m इंटू जी प्लस ए इंटू एक्स। हो गया क्वेश्चन खत्म, ये आंसर आएगा, माइनस एम जी एक्स और m इंटू जी प्लस ए इंटू एक्स। गुड। तो अपने टेंशन निकाल ली और दोनों के वर्क निकाल, सिंपल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट देखना होता है, कांस्टेंट फोर्सेस का वर्क निकाल रहे हैं। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई,
लिख ही लिया होगा आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन, एक पेंडुलम है, उसको यहां से रिलीज किया है, यहां से तो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये धागा है अपना एल लेंथ का, और ये पेंडुलम है, इसको यहां से रिलीज किया, तो इसकी मोशन कैसी होगी, ये सर्कुलर पाथ पे आएगा ऐसा, कुछ टाइम बाद ये ऐसा यहाँ पे होगा, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ये आगे भी जाएगा, बकायदा वापस उसी हाइट तक जाएगा, है ना, ये अपन जानते हैं, ये आगे यहाँ से आगे भी घूम के वापस ऊपर तक जाएगा, अब वहां तक नहीं जाना, यहाँ से इसको रिलीज किया गया है, ये अपना इनिशियल है, ये अपना फाइनल है। तो भाई पेंडुलम जब यहाँ से यहाँ आ रहा था, ये धागा बंधा हुआ है इसमें, है ना, एम मास है बॉब का, पेंडुलम का जो बॉब है ना, इसका मास एम है, तो इस पे दो फोर्सेस लगे, एम जी टेंशन, तो फाइंड वर्क डन ऑन मास एम, जो उसका छोटा सा बॉब है, बाय एम जी एंड टेंशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल से फाइनल आने में एम जी और टेंशन पे वर्क डन बताइए, सॉरी बॉब पे एम जी और टेंशन का वर्क डन बताइए। किया है आपने थोड़ी देर पहले ये सवाल, सिंपल है बिल्कुल, तो क्या होगा, कितना नीचे आया, एल, तो वर्क डन बाय एम जी इज इक्वल टू प्लस एम जी, क्या आएगा, वर्क डन बाय एम जी प्लस एम जी, कितना नीचे आया भाई, एम जी के लो, एल नीचे आया ना, एम जी हमेशा नीचे लगता है, एम जी इज ऑलवेज अ वर्टिकल फोर्स, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एल, भाई यहाँ था और यहाँ से यहाँ आ गया, तो एल नीचे आया तो प्लस एम जी, टेंशन का वर्क क्या होगा बताओ, टेंशन का वर्क, टेंशन का वर्क बताओ, यहाँ से यहाँ आने में टेंशन का वर्क बताओ, जीरो, क्या होगा, जीरो, क्यों, बेटा हर इंस्टेंट पे, सुनना ध्यान से, इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और फोर्स इस तरफ है, हर इंस्टेंट पे यही होगा कि डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है और फोर्स रेडियल है, हर इंस्टेंट पे, ये यही तो केस है, यही वाला तो केस है, अंतर क्या है, यहाँ पे mg और नॉर्मल था, वहां पे mg और टेंशन है, हर पॉइंट पे जो इस पे फोर्स आएगा वो सेंटर से पास होने वाला रेडियल फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है, यहाँ mg और नॉर्मल था, यहाँ mg और टेंशन, तो टेंशन का वर्क डन क्या होगा, जीरो, क्यों, टेंशन की वैल्यू हर जगह चेंज हो रही है, क्यों जीरो है, टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, तो टेंशन का वर्क डन क्या आ गया इसमें, जीरो, क्या आ गया, जीरो, तो ऐसा जो पेंडुलम होता है ना, उसमें टेंशन का वर्क हमेशा ही जीरो आएगा, या कोई भी पेंडुलम कैसे भी ऐसे वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट हो रहा हो, तो उसमें टेंशन हमेशा ही सर्कल के पाथ के परपेंडिकुलर होती है ना, या रेडियल डायरेक्शन में होती है, सेंट्रीपिटल कहते हैं उसको, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का पार्ट है, उसका वर्क डन हमेशा क्या आएगा, जीरो, और mg का तो वर्क अपन निकाल ही सकते हैं, mg इंटू एल, एल नीचे आ गया फिर, है ना, बात समझ आती है, तो टेंशन का वर्क यहाँ जीरो आ गया, मैंने अभी तक वापस ये नहीं कहा है कि टेंशन का वर्क दुनिया में हमेशा जीरो होता है, यहाँ जीरो, यहाँ आया ना टेंशन का वर्क, देखो यहाँ नॉर्मल का वर्क आया था, आता है, तो यहाँ सिस्टम पे नेट वर्क डन जीरो नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, देखो नेटवर्क पॉजिटिव है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ती भी है, पेंडुलम को यहाँ से रिलीज करते हैं तो कुछ स्पीड के साथ यहाँ आता है ना, ये एनर्जी कहाँ से आई, mg के वर्क से, तो वर्क डन बाय mg जो हुआ वही कहाँ गया, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। अगला,
सिंपल सा सवाल बट बढ़िया सवाल आपके हिसाब से। इस बार पेंडुलम को यहां से रिलीज किया है, थीटा एंगल से। वही सेम पेंडुलम है एल लेंथ वाला, यहां से रिलीज किया, यहां तक आएगा, यहां से यहां, यहां से रिलीज किया और यहाँ आएगा, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ये वर्टिकल हो गया है? वही एम मास है। तो आपसे पूछा है फाइंड वर्क डन बाय mg and tension on the mass m from initial to final। इनिशियल से फाइनल तक इस पे mg का वर्क बताइए और टेंशन का वर्क बताइए। तो टेंशन का वर्क तो मैं बता दे रहा हूँ, 0 आएगा, मानते हो ना? टेंशन का वर्क क्या आएगा? 0, क्योंकि टेंशन हमेशा कैसी है? पाथ के परपेंडिकुलर। टेंशन का वर्क तो मैंने बता दिया, mg का तुम बता दो। mg का वर्क तुम बता दो, चैट पे लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करके अपनी कॉपी में लिख के रख लो। अच्छा, ये सबको यहाँ देख के समझ में आया कि mg का वर्क पॉजिटिव है, क्योंकि वो नीचे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नीचे, मतलब mg की डायरेक्शन। तो mg का वर्क कुछ पॉजिटिव में आएगा, तो हमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट। पता चला कुछ? पहले इस हाइट पे था, अब यहां आ गया, तो दिस इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये है h, दिस इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। सही है, सही है, दिस इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इतना नीचे आया है ना। अगर आप ध्यान से सोच के देखो, तो ये जो लेंथ है ना, ये L है, तो ये जो मैंने ऊपर वाली लेंथ बनाई है, दिस इज L cos थीटा, और स्ट्रिंग की पूरी लेंथ कितनी है? L। तो जो मैं H को लिख रहा हूं ना, कितना वर्टिकली नीचे आया, वह टोटल स्ट्रिंग की लेंथ L माइनस L cos थीटा। H को मैं क्या लिखूंगा? वैल्यू H की क्या आएगी? L टोटल लेंथ, और ऊपर से ये पॉइंट, ये लेंथ माइनस कर लेंगे, है ना। तो L माइनस L cos थीटा, दिस इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, सो इट इज L1 माइनस cos थीटा। और ये नीचे ही आया है H, तो वर्क डन बाय mg क्या लिखेंगे? प्लस mgh। क्या लिखेंगे? प्लस mg। प्लस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि mg और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, सो इट इज mgl 1 माइनस cos थीटा, है ना। अच्छा, कभी आपसे मान लो पूछते हैं कि बताओ इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो अपन थोड़ा बहुत तो सीख ही चुके हैं ना। तो आप क्या लिखोगे? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आगे पढ़ाऊंगा एक बार वापस में, बट इतना यूज करना तो आप सीख चुके हो। कौन कौन से फोर्स ने वर्क किया? mg ने, टेंशन ने, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। mg का वर्क पता है, टेंशन का वर्क तो 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो mg का वर्क कितना आया? mgl 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। ये m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट 2gl 1 माइनस cos थीटा। जहां जहां पर वर्क निकाल रहे हैं, वहां वहां पर बाद की स्पीड निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल सकते हैं। कैसे? कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। एक फोर्स होता तो सिर्फ उसी का वर्क लिखते हैं, एक से ज्यादा फोर्स है तो सबके वर्क लिख के उसका सम कर दें। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। चलिए आगे।
एक पेंडुलम था जो कहीं ऐसा वर्टिकल था, ये m मास है, ये l लेंथ। इस पे क्या किया ना, हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया F, और ये फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल है। हमेशा हॉरिजॉन्टल का मतलब ये पेंडुलम एक्चुअली यहाँ से यहाँ जाएगा ना, ये फोर्स हमेशा ही हॉरिजॉन्टल है, हमेशा। जब तक कि यहाँ ना पहुंच जाए, हमेशा इस पे ये हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगा रहे हैं अपन, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का। हमने इस पे F हॉरिजॉन्टल फोर्स कांस्टेंट लगा करके, ऐसा हो सकता है ना कि इस पे कांस्टेंट F फोर्स लगा के हमने से सीधा कर लिया, ठीक है, हमसे बिल्कुल ऑलमोस्ट टॉप तक ले गए। तो हमने इस पे क्या किया है, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया और हम इसे यहाँ से यहाँ ले गए, नीचे से ऊपर यहाँ। F is constant in magnitude and always horizontal, and always horizontal। एक्स्ट्रा फोर्स हमने F लगाया है, तो इस मास पे तीन फोर्सेस लगे, कौन कौन से, mg, टेंशन और F। तो आपसे पूछा है फाइंड, ये इनिशियल, ये फाइनल। फाइंड वर्क डन बाय mg, work done by tension and work done by F from initial to final। इनिशियल से फाइनल तक mg, टेंशन और F का वर्क बताइए। फाइंड वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय टेंशन एंड वर्क डन बाय F फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। यहां से ले गए हैं, दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट। जस्ट यहाँ हॉरिजॉन्टल हो रहा है, कुछ नहीं कहा है कहाँ जाके रुक गया, कहाँ से यहाँ लेके गए हैं इस पाथ पे। तो हमसे कहा है कि mg, F और T का वर्क बताइए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। mg का वर्क आएगा माइनस mg, टेंशन का वर्क आएगा 0 और F का वर्क आएगा प्लस इंटू FL। ये रहा आंसर। कांस्टेंट फोर्स है ना, mg इज अ कांस्टेंट फोर्स, तो भाई mg इस पे नीचे लग रहा था और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, ऊपर। भाई इस लेवल से इस लेवल तक आ गया ना, तो वर्टिकली कहाँ गया, ऊपर। कितना, L। तो mg का वर्क डन तो अपन ऐसे ही निकालते हैं, mg इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालते हैं, mg इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ऊपर गया है तो माइनस mg। टेंशन इस रास्ते पे गया है, टेंशन हमेशा रास्ते के परपेंडिकुलर, टेंशन का वर्क डन 0। और बचा फोर्स। फोर्स कैसा है, हमेशा हॉरिजॉन्टल। क्या ये F एक कांस्टेंट फोर्स है, बिल्कुल। F कैसा है, कांस्टेंट फोर्स। तो मैं अगर इस कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, जरा सोचो। तो फोर्स इनटू नेट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जैसे mg का निकाला ना कि mg इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही फोर्स का वर्क कैसे निकालोगे, फोर्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल। तो यहां से जब भी जा रहा होगा ना, हम इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकाल के उसको ऐड कर देंगे। तो टोटल हॉरिजॉन्टल में कितना आगे गया, तो हॉरिजॉन्टल में पहले यहाँ था और अब यहाँ पहुंच गया, तो L आगे गया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी भी कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकाल सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उस फोर्स की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स भी कांस्टेंट था, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए उसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई हॉरिजॉन्टली कितना आगे गया, L, वर्टिकली कितना ऊपर गया, L, तो फोर्स का वर्क कितना आ गया, F इंटू L। बस खत्म, है ना, फोर्स की डायरेक्शन में L आगे गया।
ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक ऐसी कोई सरफेस है, ऐसी सरफेस, ये लेंथ, ये डिस्टेंस y है, हाइट इसकी, और ये डिस्टेंस x है। ये वर्टिकल प्लेन, कोई हिल है समझ रहा है, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ हिल, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ हिल, किसी हिल का क्रॉस सेक्शन है। हमने क्या किया ना, इसके ऊपर एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ था, हम इसे खींच के लाए जमीन पे, इस रास्ते पे जाएगा ये, है ना। कैसे खींचा हमने, हम हमेशा इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे थे, है ना? ये इनिशियल है और ये फाइनल है। वी मूव द ब्लॉक from initial to final. We move the block from initial to final by applying a constant horizontal force F. We move the block from initial to final by applying a constant horizontal force F. है, तो अपने को दो फोर्सेस के वर्क बताने हैं। नॉर्मल का वर्क तो हमेशा ही जीरो आएगा इसमें, ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही है ना। तो अपने से पूछा है फाइंड वर्क डन बाय F और वर्क डन बाय mg। mg का वर्क बताइए और f का वर्क बताइए। mg का वर्क साइन के साथ, mg का वर्क बताइए और f का वर्क बताइए। फाइंड वर्क डन बाय f एंड वर्क डन बाय mg। कांस्टेंट फोर्स है f और वो हमेशा हॉरिजॉन्टल फोर्स, और mg तो वर्टिकल होता ही नहीं। बताओ बताओ बताओ, सब लोग बताओ क्या आंसर आएगा। बिल्कुल सही प्रियांशु, गुड। हाँ विकास, सही है, बढ़िया। बाकी लोग जल्दी। हाँ सृष्टि, वो जो जिसको आपने h लिखा है वो y है, सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबके सही है, बढ़िया, बहुत सिंपल है। ये आएगा fx और ये आएगा mgy, खत्म कहानी। fx और mgy भाई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना। आप सोचो ना, हम डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे करवा रहे हैं हमेशा, इरेगुलर सा डिस्प्लेसमेंट, बट हर जगह अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड करूं, ऐसे हर डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा ना, मान लो कोई ऐसा हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये मान लो छोटा सा ds डिस्प्लेसमेंट, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट। हर ऐसा जो ds डिस्प्लेसमेंट होगा छोटा सा, उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ये बात समझ में आती है। हर छोटे डिस्प्लेसमेंट का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो जब मैं टोटल वर्क डन बाय f लिखूंगा ना, तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन f डॉट dx, फोर्स हमेशा x में, तो f इंटू dx आएगा, वो तो f तो बाहर आ जाएगा और ये आएगा इंटीग्रेशन dx। तो ये सारे dx जो हॉरिजॉन्टल में है, सारे dx, dx क्या है,
सारे डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये क्या आ जाएगा एफ इंटू डेल्टा एक्स, और हॉरिजॉन्टल में टोटल कितना आया एक्स, ये आ गया। ऐसे वर्टिकल में सोचो सारे जो वर्टिकल कंपोनेंट है डी वाई डी वाई डी वाई, इसके सारे वर्टिकल कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के हो रहे होंगे उनका सम होके क्या आएगा वाई, तो एम जी वाई। ऐसा कभी भी किसी भी कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालना हो तो सिंपल अपन निकाल सकते हैं कि फोर्स इनटू नेट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे फोर्स एफ हॉरिजॉन्टल था तो फोर्स के अलोंग जो नेट डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था एक्स, और एम जी वर्टिकल था तो एम जी के अलोंग नेट डिस्प्लेसमेंट कैसा था वाई। देखो कोई मतलब नहीं है हमें कि पाथ कैसा था क्या हुआ, हमने तो जो चीज सीखी थी उसके अकॉर्डिंग इरेगुलर पाथ पे भी वर्क डन निकाल दिया। सोचो ये क्वेश्चन कोई हमें ये कहता कि इसको न्यूटन लॉ से सॉल्व करो, दिमाग खराब होता हमारा। अगर हम इससे एक्सेलरेशन निकाल रहे होते, मान लो आपसे ये कह दे कि सरफेस स्मूथ है, सुनना मेरी बात, आपसे कह दे सरफेस स्मूथ है तो बताओ जब ब्लॉक को नीचे लेके आएंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो अपन यहाँ से अभी क्या लिखेंगे कि वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू जीरो, सॉरी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। नॉर्मल का वर्क कितना है जीरो, तो इन दोनों का वर्क ऐड करेंगे इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हो गया काम। अब इस क्वेश्चन को अगर हम न्यूटन लॉ से सॉल्व करते हैं कि किसी जगह पे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, ना रास्ता पता है ना कुछ पता है, तो काफी मुश्किल होता है वो पार्ट, है ना, तो इससे काफी इजीली हो जाता है। तो ये अपना चैप्टर का एक पार्ट आज फिनिश हुआ जिसमें अपन ने डिफरेंट डिफरेंट केसेस में फोर्सेस का वर्क कैलकुलेट किया। नेक्स्ट डे भी अपन ऐसे वेरिएबल फोर्सेस का वर्क वगैरह करेंगे, कल अपने 2 लेक्चर से, तो काफी काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।